हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सीएपीएफ का रिजल्ट आउट हो चुका है 2024 का। तो जिन्होंने भी दिया था और जिनका हो गया उनको तो फिर से बधाई हो, और जिनका नहीं हुआ उन्होंने आई होप अभी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और उनकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है, निराश नहीं होना, इस बार कर लेना है, बस इतना सोच के रखो। और जिनका हुआ है उनको भी अभी आगे बहुत मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि अभी ये बस रिटर्न निकल गया तो एग्जाम क्लियर हो गया। सो वन स्टेप एट अ टाइम, और उसको कंप्लीट अच्छे से अपनी पूरी जर्नी को हर एक चीज में अपना बेस्ट देना है, तब जाके आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बनने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद अभी रिजल्ट के 10-15 दिन बाद आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है साइट पे upsc.gov.in पे। बेसिकली तो आ जाता है, और इस बार थोड़ा फास्ट पेस से भी यूपीएससी काम कर रही है। जैसे रिजल्ट भी जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था उससे 4-5 दिन पहले आ गया। हो सकता है डेफ भी आ जाए। उसको तो बात, वो तो बाद की बात है, आना तो है ही। तो मैंने आपको बोला था कि इंट्रोस्पेक्शन करना अपना अच्छे से, और जितना भी आपकी हॉबीज हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो कंप्लीट करो उनको, मतलब मैंने बताया था आपको। ठीक है। आज हम देखेंगे कि डेफ होता कैसा है। ये है उसका, मेरा डेफ है ये 2023 का जो मैंने दिया था। इस डेफ से हम जानेंगे कि क्या कुछ इसमें होता है, क्या क्या पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं, कैसे आपने फिल करना है, ये सारा सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा जिनका हुआ है उनको भी और जिनका नहीं हुआ है उनको भी, अगर कोई भी डाउट आता है थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन, और सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, भी बाकी भी किसी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो, उससे रिलेटेड भी कोई डाउट है आपका, तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर मेरे से जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम चैनल पे भी। आप वहां पे भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी, कोशिश करूंगी पूरी हेल्प करने की। ठीक है, जितना मेरे से बनेगा उससे डबल करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, और अभी अभी मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है तो गाइस सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अगर आपको चीज अच्छी लगती है तो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले सबसे पहले पेन ले लेते हैं। ये हमने पेन ले लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें होता है अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी। ये सबसे पहले ऊपर जो होती है RID, ये तो आपकी यूपीएससी पे पहले से है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर आता है आपका रोल नंबर। फिर रोल नंबर जो होता है, रोल नंबर तो आपका आपका पता होगा, वहां पे शो हो जाता है। फिर नेम आता है, ये तो आपकी ईमेल है। फिर आपका मोबाइल, ये आपकी सब पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कि इसके अंदर होती है। ठीक है, ये तो इसके अंदर आ जाएगी, तो आप खुद भी कर लोगे, इसमें आपको कोई हेल्प की खास जरूरत है नहीं। तो उसके बाद नेम आता है। फिर ये एड्रेस, ये एड्रेस ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। और नीचे आता है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में तो आप सब लोग अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। ये कोरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भी होता है, इसको आप डालते हो तो जो आप अपना कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देते हो ना, तो हाई चांसेस होते हैं कि जो आपका एसएसबी का एसएसबी सॉरी जो आपका सीएपीएफ का जो पीएसटी पीएमटी का सेंटर आता है, वो इसके आसपास ही आता है। जैसे मान लो अगर आपने दिल्ली रह रहे हो, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, आपने डाला अपना कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिल्ली के आसपास, तो वो आपको मे बी सीआईएसएफ नोएडा दे दे। ठीक है। और अगर कोई यूपी का रहने वाला है, वहां पे अगर अपना एड्रेस डालता है तो उसको एसएसबी गोरखपुर भी मिल सकता है। तो ये उस पर डिपेंड करेगा। तो ये तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है कि पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट, पिन कोड, टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट पोस्टल एड्रेस। फिर ये सब तो आप अपना आराम से फिल कर सकते हैं। आई होप कि आपको अपना पता ही है जो भी है। ठीक है। फिर सिटीजनशिप में आपको पता ही है कि नेशनलिटी में वही इंडिया आएगा। ठीक है। और फिर जेंडर हो गया, फिर डेट ऑफ बर्थ, और अगर किसी ने कोई एज रिलैक्सेशन ले रखा है तो उसमें यस और नो भरना है आपने, कि आपने कोई एज रिलैक्सेशन ले रखा है। जैसे ओबीसी है, SC ST है, और बाकी भी एक्स सर्विसमैन है, वो सब है, तो उनको जैसे एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो आपने ले रखा नहीं ले रखा। कम्युनिटी यही है। फिर डू यू वांट टू चेंज योर कैटेगरी फ्रॉम SC ST OBC EWS टू अनरिजर्व। किसी को ऐसा होता है ना कि चलो पहले तो भर दिया था, मैंने EWS से भर दिया, या फिर मैंने OBC से भरा है। ठीक है, SC ST से भरा है। तो अगर मान लो कैटेगरी में कोई गलती हो गई है, या फिर ऐसा कुछ है कि EWS वाले जिनको लगता था कि पहले भर दिया था पर अब सर्टिफिकेट का कोई इश्यू है डेट वगैरह का, तो उसमें आप चेंज का ऑप्शन है कि डू यू वांट टू चेंज योर कैटेगरी फ्रॉम SC ST OBC EWS टू अनरिजर्व। तो इसमें आप वो ऑप्शन फिल कर सकते हैं। ठीक है।
फिर हर एक पेज पे अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो डेफ और जो हमारा समरी शीट आएगी ना, लास्ट में डेफ के बाद समरी शीट आती है, और ये जो डेफ होता है ना, ये आपको पीएसटी पीएमटी जब आप देने जाओगे तो आपको लेके जाना होता है। तो बहुत सारे बच्चे ना गलत उठा लाते हैं, वो समरी शीट लेके चले जाते हैं। तो डेफ में और आपकी समरी शीट में डिफरेंस क्या रहेगा? एक, हाँ, समरी शीट नहीं, सॉरी, वो अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म था ना, जो आप ये डेफ भर रहे हो, इसका जो प्रीव्यू होता है वो लेके चले जाते हैं, फाइनल वाला डेफ नहीं लेके जाते। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या रहेगा? इसमें डेफ में हर किसी के नीचे आपका रोल नंबर, हर पेज के नीचे, जैसे आप देख सकते हैं ये है रोल नंबर, और जो राइट कॉर्नर में जो होगा यहाँ पे हर पेज पे आपका साइन रहेगा। राइट कॉर्नर के एंड में हर पेज पे आपका साइन रहेगा, और लेफ्ट में आपका रोल नंबर डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है, ये पहचान है डेफ की, तो आपको यही लेके जाना है, गलत मत लेके चले जाना। इसके बाद आप डेफ भर लो एक बार, फिर जब पीएसटी पीएमटी के डॉक्यूमेंट्स का भी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कैसे आप उनकी पहचान करोगे, तो सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो वहां जाके, और आप सही डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। ठीक है, सो कमिंग नेक्स्ट। अब ये तो सारा वही है ऊपर का। अगर मान लो जैसे मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भरा था, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस से भरा था, तो उसमें आपको जैसे उसके जो जैसे ईडब्ल्यूएस के भी हैं, जैसे ओबीसी के भी रहेंगे बच्चे, तो वो सब जो भरते हैं ना, तो उनको अपनी सर्टिफिकेट की डिटेल्स भरनी है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले जैसे सर्टिफिकेट नंबर, फिर कब आपने वो बनवाया था, डेट ऑफ इश्यू, किसने बनाया था, जैसे मेरा नायब तहसीलदार ने बनाया था वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, तो उसमें आएगा। फिर आपको उस इशूइंग अथॉरिटी का वो फुल एड्रेस भी देना पड़ेगा कि आपने कहाँ से बनवाया था, और वो ऑफिस जो है वो कहाँ है। ठीक है, वो देना है। नेम ऑफ द कास्ट एज मेंशन इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड नेम ऑफ द इशूइंग स्टेट, इसमें आपको देना है ये डिटेल। स्टेट योर रिलीजन इफ यू बिलोंग टू एससी, ठीक है, ये भी लिख सकते, आपका अकॉर्डिंगली आप देख लेना। फिर इफ यू बिलोंग टू एनी ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ये सब आप देख लेना इसमें। तो मेरा तो इसमें नो था। ठीक है, इसके बाद अगर प्लेस ऑफ बर्थ, अगर इफ बोर्न इन इंडिया तो यस, और अगर किसी का और कहीं भी फॉरेन कंट्री में अगर बर्थ हुआ है तो वो अपना अकॉर्डिंगली इसमें देख लेंगे, तो वो इसमें अपना भर सकते हैं। देखो इसमें भी देखो आ रहा है ना नीचे रोल नंबर, और इस पेज पे भी अपना साइन आ रहा है, तो ये पहचान है डेफ की। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपना पोस्ट ऑफिस वगैरह देख लेना, जो भी है ये आपका वही है डिटेल नॉर्मल। ठीक है, स्कूल की। फिर मैरिटल स्टेटस में अगर अनमैरिड मैरिड आप जो भी है वो आप अकॉर्डिंगली इसमें लिख सकते हैं। फिर आता है मेन ये, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है सबको। व्हाट लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज कैन यू रीड, राइट और स्पीक? गिव पर्टिकुलर्स एंड स्टेट द एग्जामिनेशंस पास्ड इफ एनी फॉर ईच। सो ये सबसे बड़ी क्या है इसमें प्रॉब्लम, कि आपको कंफ्यूजन रहता है कि मेरे को तो जर्मन भी आती है, किसी ने सीख रखी होती है ना, किसी को जर्मन भी आती होती है, कि कोई बोल रहा है मेरे को तो फ्रेंच भी आती है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। तो तभी इसमें बोल रखा है कि अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आप क्या उसे पढ़ सकते हैं, आप उसे बोल सकते हैं, या फिर आप उसे पढ़ और बोल दोनों सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा। फिर रीड, राइट एंड स्पीक, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और एग्जामिनेशन पास, मतलब आपने उस लैंग्वेज में कोई एग्जामिनेशन पास किया है तो वो आपको उसके प्रूफ के थ्रू डालना है। तो बेसिकली इसमें सब, मतलब मोस्टली अगर मैं बात करूं अपने नॉर्थ इंडिया की, तो उस साइड तो हिंदी और इंग्लिश चलता है। बाकी अगर साउथ इंडिया में तो और भी लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, उनको आती होती है, तो वो अपनी अकॉर्डिंगली इसके अंदर भर लेंगे। ठीक है, तो ये आता है कि जैसे मेरा था इसमें कि हिंदी और इंग्लिश, और आपने ये कब कब बोले तो सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, मतलब 10th 12th जो भी आपने पास करी हुई है उसका आप रेफरेंस में डाल सकते हो। ठीक है, फिर आता है सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। अब इसमें ना वो कहावत बिल्कुल सही बैठती है, जितने मुंह उतनी बातें। ठीक है, तो वो वाली बात है, ये आपको हजार तरीके का ज्ञान मिलेगा। मैं ये नहीं बोलती कि आप मेरी सुनो, मैं ये नहीं बोलती कि आप किसी और की सुनो, आप अपनी सुनो। ठीक है, ये वाला फोल्डर आपका अपना होना चाहिए, देखा देखी नहीं करनी। ठीक है, हमें कॉपी नहीं करना है किसी को, हमें अपने अकॉर्डिंग चीजें करनी है, आपको अपने अकॉर्डिंग चीजें करनी है कि मेरे लिए सही क्या है। ठीक है, मैं बोलती हूँ अगर आप इसमें सीआईएसएफ भर रहे हो, ठीक है, आपको कई लोग बोलते हैं कि मुझे भी बोला गया था उस टाइम पे कि सीआईएसएफ तो ज्यादा नंबर है उनको ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि सब सीआईएसएफ ही लेते हैं, तो आपको उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस रखनी चाहिए। नहीं, ये सारे मिथ हैं।
आपको अपना जो प्रेफरेंस है वो अपने उस पे रखना है, पर आपको उस पे 110% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर अपनी पहली प्रायोरिटी लिखा है बीएसएफ, तो अगर आपसे वो एग्जामिनर जो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो अगर आपसे पूछते हैं कि अगर बताओ कि आप वाई बीएसएफ, वाई सीआरपीएफ, वाई आईटीबीपी, वाई एसएसबी, वाई सीआईएसएफ बताओ, तो उस टाइम पे आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज की कि आप उस टाइम पे उसको जस्टिफाई कर पाओ। आज अगर आपको आपका दोस्त भी पूछ ले कि बताओ आपका भाई क्या है यार, तेरी प्रायोरिटी क्या, प्रेफरेंसेस भरे तूने, तो उस टाइम पे भी आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैंने ये प्रायोरिटी भरी है, ये मेरे रीजंस है, वेदर वो किसी को ट्रिवियल लगे, बट आपके रीजंस है वो, तो आपको उसके ऊपर अड़े रहना है, चाहे आपसे कोई भी पूछे। अब नॉर्मल पता नहीं क्या हमें किसी किसी के ऐसे लगते हैं यार ये क्या रीजन हुआ, ये क्या रीजन हुआ, बट वो लोग मेरिट में इन भी हो जाते हैं और बन भी जाते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी होती है बेसिक, चाहे वो कैसी भी क्लैरिटी हो, वो उनको क्लैरिटी होती है और हम कंफ्यूजन में रहते हैं ना। अगर आप कैसा भी, अगर आपके कितने भी नंबर है, ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको फोर्स ज्वाइन क्यों करनी है, तो आपको क्यों मिलेंगे इंटरव्यू में नंबर, बताओ मुझे। आपको किसी की नहीं सुननी, आपको अपनी सुननी है, आपके इंटरेस्ट क्या है और आपका बेनिफिट किस चीज में है, ठीक है, बेनिफिट कैसे भी हो सकते हैं वो आप पे है, ठीक है। तो किसी को अपना होता है कि यार सीआरपीएफ में बहुत ज्यादा मतलब बीएसएफ सीआरपीएफ ये बहुत ज्यादा मतलब इसमें एंड्योरेंस चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब एक्टिक लाइफ हो जाती है तो फैमिली लाइफ नहीं बचती। तो किसी की अपनी करने वाले करते हैं, अपना इंटरेस्ट होता है, वहां पे भी एक मैनेजमेंट होता है, वो करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं लोग, बट आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आपको भेड़ चाल नहीं चलनी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लो मेरी प्रेफरेंसेस की बात करो तो मैंने सबसे पहले आईटीबीपी लिखा था, मेरी थी सबसे पहले आईटीबीपी, ठीक है। और आईटीबीपी का मेरा रीजन भी क्या था कि मेरे को आईटीबीपी करना था। आईटीबीपी मेरे को क्योंकि मेरे को माउंटेन जो एरियाज थे ना वहां पे सर्विस देनी थी, और दूसरी इसकी बात की पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ भी काम करती है आईटीबीपी, और दूसरा ये अपना माउंटेन एरियाज में और यहाँ पे हिली एरियाज में इसकी पोस्टिंग रहेगी। वो वाली भी मेरा एक है, मतलब मेरे को इंटरेस्ट था मेरा कि मेरे को उस एरिया में करना है। तो आपका अपना रीजन हो सकता है, मेरे अपने रीजन थे, ठीक है, आपको और भी अच्छे रीजन हो सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगी नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी प्रेफरेंस की बात करें तो मेरा एसएसबी था, क्योंकि वो भी सिमिलर से ही है थोड़े दोनों। फिर उसके बाद थर्ड पे था मेरा बीएसएफ, और फोर्थ पे था मेरा सीआरपीएफ, और फिफ्थ पे था मेरा सीआईएसएफ, ठीक है। होता है हर किसी का अपना, किसी किसी का पहला होता है, मेरा पांचवा था। तो अपना अपना चॉइसेस होती है, ठीक है। तो मेरा इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि सीआईएसएफ में मतलब इतना भी वो नहीं था कि सीआईएसएफ ही चाहिए, नहीं। मेरे को ऐसा था ठीक है मेरी पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि मेरे को एडवेंचरस लाइफ चाहिए थी कि थोड़ा एडवेंचर हो लाइफ में, थोड़ा वो करना पड़े ना, रिस्क विस्क हो, तो थोड़ा लाइफ अच्छी रहती है। वो अपना अपना ओपिनियन है, किसी को शांत प्रिय लाइफ भी अच्छी लगती है, किसी को आराम की जिंदगी भी अच्छी लगती है, तो वो अपने ऊपर है। लेट्स नॉट गो देयर, क्योंकि हम किसी को जज करने वाले तो कोई होते नहीं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से भरना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डू यू पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाँ तो फिर इसके लिए तो यस है। फिर उसके बाद आपको वो वही फिर से वही आ गया, आपको वही एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट थी उसके अंदर वही डेट ऑफ सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यू, डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, फुल एड्रेस, ठीक है, ये सब आपको दोबारा से इसके अंदर भरना है, जो मैंने पीछे बताया था वही है ये, ठीक है। कि आप वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है आपको पता ही है इसके लिए, ठीक है। तो वो आप होल्ड करते हो नहीं करते, फिर उस सर्टिफिकेट के वो नाम और वो सब डालने हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन, तो मेरा जवाब था नो। आपका यस भी हो सकता है, क्या पता आपको आपने करा हो कुछ, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। यहाँ से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखती है, ठीक है, और आपको इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा पॉइंट्स कवर करने हैं, ठीक है। तो जैसे कोई पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे, पर यहाँ मेरा था ग्रेजुएशन तक, ठीक है। तो 10th और इक्विवेलेंट सबसे पहले है एग्जामिनेशन पास कौन कौन से करे आपने, ठीक है, कमेंसिंग विद मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन टिल ग्रेजुएशन। मगर मान लो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है तो वो ठीक है आपने करी होगी, बट इनको ग्रेजुएशन तक का ही चाहिए, क्योंकि ये जो इसकी एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वहां तक उनको ग्रेजुएशन ही चाहिए, ठीक है। तो 10th और इक्विवेलेंट आपने फर्स्ट क्लास से पास करी या सेकेंड क्लास से करी, या फिर फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो आप, आपके ग्रेड क्या थे
उसमें, तो आपको डाल देना है इसमें। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मार्क्स कितने परसेंटेज आए आपके, अगर आपका सीजीपीए सिस्टम था तो आप सीजीपीए लिखोगे। मेरा सीबीएसई बोर्ड था, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उनका सीजीपीए होता है, तो उसमें आप सीजीपीए लिखोगे। फिर ईयर ऑफ पासिंग लिखोगे, फिर सब्जेक्ट्स क्या क्या थे वो इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई करी है वो इसमें आ जाएगा। फिर नेम ऑफ बोर्ड, जैसे मेरा सीबीएसई बोर्ड था, आपका कोई स्टेट बोर्ड भी हो सकता है, वो आप इसमें लिखोगे। 12th भी सेम आएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट में। ग्रेजुएशन में आता है यहाँ पे आपका वही किस डिवीजन से आपने पास करी, परसेंटेज, फिर यही सारा, फिर सब्जेक्ट्स लिखोगे। अगर अब ना कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग वाले हो गए, मेडिकल वाले हो गए, इनमें जैसे मेरे भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, तो उनमें ना आपको या तो आप फाइनल ईयर की जो आपकी मार्कशीट रहेगी ना, उसमें जो सब्जेक्ट्स है वो लिख सकते हो इसके अंदर, या फिर आपके जो मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो मेन मेन सब्जेक्ट आप इसके अंदर लिखोगे। ऐसे नहीं कि आप पूरे 5 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री में आपके 20 सब्जेक्ट थे और आप 20 के 20 इसमें लिख दो, नहीं, मेन मेन सब्जेक्ट लिखने हो, 4-5 सब्जेक्ट मेन मेन आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी ना क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी डिग्री से रिलेटेड, ठीक है, डिग्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे वो, कि बताओ आपको जैसे आपने इस चीज में डिग्री करी हुई है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर देंगे और फिर आपसे पूछेंगे, फिर वो आपको उस पर फंसाने की कोशिश करते हैं कि आपने डिग्री करी है, इसका मतलब आपने डिग्री ढंग से नहीं करी, ये सब। तो वो सब आप प्रिपेयर कर लेना, अपने जो भी आप सब्जेक्ट उसमें मेंशन करो, उससे रिलेटेड आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए, ठीक है। फिर नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी वही आएगा उसमें। फिर आपके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है बी एंड सी कैटेगरी में, तो वो आप लिख सकते हैं, मेरे पास एनसीसी थी नहीं। फिर आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे एस आएगा। आप सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है पहले से, अगर आप सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं, वो आपका यस आ जाएगा। अगर नहीं तो नो, मेरा नो था इसके अंदर। वर यू एवर एम्प्लॉयड, तो मैं तो स्टूडेंट तो उस टाइम पे एम्प्लॉयड थी नहीं, तो उस टाइम उसमें फिर नो आ जाएगा। अगर कोई जॉब कर रहा है और किसी भी तरीके से एम्प्लॉयड है तो वो यहाँ पे यस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर नेम ऑफ फादर, अपना फादर का नाम आएगा इसके अंदर। फिर देखो यहाँ पे भी फिर से रोल नंबर और वो साइन आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। उसके बाद आपके पूछेंगे कि मदर का नेम क्या है, ठीक है, वो बताना है इसमें। फिर नेशनलिटी ऑफ फादर तो वही सेम आप जैसा रहेगा। फिर नेशनलिटी ऑफ मदर, फिर फादर का प्रोफेशन क्या है, मदर का प्रोफेशन क्या है, ये तो आपको सबको अपना पता ही होगा अच्छे से। इफ योर फादर इज इन सर्विस द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, अगर वो रिटायर्ड है नहीं है वो सब आप लिखना इसमें। मदर का भी सेम, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा एनुअल इनकम ऑफ योर फादर। एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, आपके फादर की एनुअल इनकम क्या है वो यहाँ पे आएगी। फिर आपकी मदर की, अगर आपकी मदर हाउसवाइफ है तो आप यहाँ पे 0 लिखोगे, और अगर आप मदर वर्किंग है तो यहाँ पे आप मदर की भी एनुअल इनकम डाल दोगे, ठीक है। स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स, आपके फादर कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं, फिर पूछते हैं मदर का स्टेट और फिर मदर की डिस्ट्रिक्ट। लगभग तो सेम ही रहता है, पर देख लेना इसमें, ठीक है। फिर फादर्स प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, आपके फादर का प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस पूछते हैं, ठीक है। उसमें भी यही आएगा, ये सारा पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, इसके बारे में तो आपको अवेयरनेस होगी अपनी, ठीक है। फिर आता है मदर का, अब इसमें मदर का डालना है आपको, सेम यही एड्रेस जितना भी आपसे पूछा, ठीक है। फिर ये है आपके ऊपर। अब इसका तो आपको सबसे ज्यादा आइडिया रहेगा ना, अच्छा, क्योंकि मेरा तो अपना है, आपका इसमें कुछ अलग रह सकता है, ठीक है। वेदर योर फैमिली ओन्स और पोजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, मतलब ये बेसिकली जो मैंने ये अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया था तो उस टाइम पे वेरीफाई तो हो ही गया था, बट फिर भी इसमें इसकी सारी डिटेल्स देनी है, तो वो आप इसके अंदर मेंशन करोगे, ठीक है। तो मेरा इसमें था नो। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, जैसे मेरा हरियाणा है तो आपका जैसे भी आपका स्टेट होगा उसका। फिर मेरी मदर टंग हिंदी थी, वो इसमें मैंने आएगा। और अगर ये वाला मेन सेक्शन है ना, ये भी पूछता है, इससे आपके क्वेश्चंस भी होंगे इंटरव्यू में, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वेदर यू हैव एवर अप्लाइड फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट, ठीक है, इसकी डिटेल्स देनी है आपने। तो जैसे मैंने एक बार सीडीएस दिया था, पर उसका मैंने मेंशन नहीं करा क्योंकि मेरा 1-2 नंबर से रह गया था, तो उसके बाद मेरे को लगा नहीं कि मुझे बताना चाहिए, क्योंकि उसमें ना आपको अपने अचीवमेंट से हाईलाइट करने होते हैं, ये क्या ही करना था उसका, तो वो मैंने लिखा नहीं। तो आपकी विल के ऊपर है, आप वो लिख भी सकते हो अगर आपने और भी यूपीएससी का कोई एग्जाम दिया है, जैसे सीएससी वाले बच्चे भी होंगे तो वो अपना सीएससी के भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने सीएपीएफ 2022 दिया था उसका मेंशन कर दिया, और सीएपीएफ 23 किया था, इसका रोल नंबर मुझे याद नहीं था, तो वो गुम हो गए थे डॉक्यूमेंट्स, तो फिर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो अगर आपको याद नहीं हो और अगर आप मेंशन नहीं करना चाहते तो वहां पे आप 0 लिख सकते हो, और फिर यहाँ पे रोल नंबर आ गया, ठीक है।
ये मेरा रोल नंबर था इसमें, ठीक है। अब ये फिर इसमें आएगा वेदर यू हैव अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, यस, और अपीयर्ड एट इंटरव्यू, तो इसमें था नो, और इसमें विल अपीयर क्योंकि बाद में आना था ये तो। येट टू बी डिसाइडेड, ये सारा आप देख लेना अपना। इसके अंदर आपको पता ही है, ये मैंने बता दिया कि अगर आपको कोई चीज मेंशन नहीं करनी तो वहां पे आप जीरो लिख सकते हो, और अगर ये जैसे मेरे को यही बताने थे, बाकी मेरे को बताने नहीं थे, तो सीडीएस का जैसे मैंने लिखा नहीं, तो आप भी अगर यूपीएससी के एग्जाम, अगर आप, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो, नहीं लिखना आप मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो नो था आपका, आपने देख लेना आप। प्लीज गिव पर्टिकुलर्स ऑफ, हाँ ये फिर मेन सेक्शन, और दूसरा मेन सेक्शन आ गया जहां से क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम आपके इंटरव्यू में, ठीक है। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। अब इसमें भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि जैसे प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा दैट यू हैव बीन अवॉर्डेड, इसमें ना आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मेडल मेंशन करना है। जैसे मेरे 10th में अच्छी सीजीपी आई थी, तो उस टाइम पे मुझे प्रिंसिपल मेडल मिला था और स्कॉलरशिप मिली थी, मैंने वो भी मेंशन करा था इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, आपको अपने अचीवमेंट्स हाईलाइट करने हैं, दिखाना है भाई मैं कितना काबिल हूँ। मैं अगर फोर्स से ज्वाइन करूंगा तो मैं बहुत मतलब दिमागी बच्चा हूँ, दिखाना है आपने, दिमागी भी और फिजिकली भी बहुत फिट हूँ, ठीक। तो फिर प्रिंसिपल्स मेडल मेरे को मिला तो मैंने वो भी मेंशन करा, स्कॉलरशिप भी मेंशन करी, फिर मैंने साइंस एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किए हुए थे वो भी लिखे मैंने गेम्स भी किए हुए थे, जैसे खो खो वगैरह में, इंटर हाउस कंपटीशन। तो आप इंटर हाउस कंपटीशन हो, इंटर स्कूल कंपटीशन हो, कैसा भी कंपटीशन हो, आपने सब कुछ लिखना है इसके अंदर, ठीक है। तो आपका अचीवमेंट है। अब आते हैं टीम गेम, स्पोर्ट्स, एनसीसी, फिर क्या है, हिची हाइकिंग और माउंटेनियरिंग, ठीक है, ये सारे आपको करना है इसके अंदर, ठीक है। तो अब जैसे ये एनसीसी तो मेरे पास थी नहीं, मेरे पास तो बस खो खो और बैडमिंटन मैंने खेला हुआ था, और जैसे नेबर फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। अब ज्यादा ना वो मत बन जाना यहाँ पे कि पीवी सिंधु बन जाओ और आता कुछ है नहीं, ठीक है। कि अगर बैडमिंटन जैसे मैं नॉर्मली अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ, और सर मैं बैडमिंटन के बहुत शौकीन हूँ, या बैडमिंटन मुझे बहुत आता है, वो बैडमिंटन पे पूछ के और अपना दिमाग हिला देंगे, ठीक है। तो वो मत करना, बताना प्रिसाइजली कि हाँ जी मैं खेलता हूँ, जैसे कई लड़के भी क्रिकेट खेलते होंगे, बताते हो मैं हाँ जी क्रिकेट का बड़ा फैन हूँ, तो वो मत करना कि हाँ क्रिकेट खेलते हैं पर गली क्रिकेट खेलते हैं, नॉर्मल स्पेसिफाई, ठीक है, उस चीज को स्पेसिफाई कर देना। तो खो खो एंड बैडमिंटन विद नेबर फ्रेंड्स मैंने लिख दिया था। पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल एंड कॉलेज, ये वाला पॉइंट बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशान करेगा, वो मेरे को भी किया था उस टाइम पे। तो लीडरशिप की जहाँ पे बात आती है, तो मतलब गेम्स में तो कई बार बना देते थे कैप्टन, तो पर वो मैंने मेंशन नहीं किया, पर मॉनिटर वाला भी आप लिख सकते हो कि मैं मॉनिटर रही थी स्कूल में, तो वो भी आप लिख सकते हो। अगर कुछ लिखने को नहीं है तो यार कुछ तो लिखेंगे ना, खाली मत छोड़ना। ये वाला सेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप खाली मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मॉनिटरिंग स्कूल आप लिख सकते हो। फिर आते हैं अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट, इसमें आपके जैसे हॉबीज आ गए, ठीक है। तो हॉबी में जैसे मेरा कुकिंग है, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया था कि मेरे को इंडियन मूवीज एंड सीरीज देखना बहुत पसंद है, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो वो आपसे पूछ सकते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर रहना कि कुकिंग से आपसे कुछ पूछ लेंगे किसी चीज की रेसिपी की, ये चीज आप कैसे बनाओगे, ये कैसे बनाओगे, तो आपसे पूछ सकते हैं ऑन द स्पॉट, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। फिर एक अपना इंडियन मूवी और सीरीज, मान लो आपका फेवरेट एक्टर पूछ लिया है, एक्ट्रेस पूछ ली, क्यों फेवरेट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका पूछ लिया कि भाई कौन सी इंडियन मूवी आपकी फेवरेट है और क्यों फेवरेट है, तो ये तमाम तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू अपीयर्ड, तो वो आपको पता ही होगा, आप अपना अकॉर्डिंगली देख लेना आप कितने टाइम अपीयर हुए थे, ठीक है। फिर आप उसका ईयर मेंशन कर देना कि कब कब हुए थे, ठीक है। हैव यू एवर एक्सेप्टेड अलोकेशन टू सर्विस पोस्ट, नो, इसमें नो आया था। तो कई ऐसे हो भाई जिन्होंने पहले ले लिया हो और अब दोबारा अपीयर हो रहे हो, तो उनका फिर इसमें यस आ जाएगा, ठीक है। फिर फोटो आईडी प्रूफ में जैसे आधार कार्ड था वही है। फिर लिस्ट ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट जो जो इन्होंने मतलब अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, तो इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करवाए थे। सबसे पहले करवाया था हमारा 10th का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, फिर करवाया था हमारा स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट शोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब ग्रेजुएशन का करवाया था, ठीक है। फिर इसमें मैंने ईडब्ल्यूएस का करा था एक, और एक अपना इसमें सिलेक्टेड फोटो आईडी मैंने आधार कार्ड का किया था। तो आप अपना अकॉर्डिंगली देख लेना जो भी आपका हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर से यही रोल नंबर और यहाँ पे राइट कॉर्नर में साइन आ गया, तो यही होता है। फिर अब ये वाला जो है ना ईडब्ल्यूएस एनेक्सर है,
ये इंपॉर्टेंट है जितने बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले होंगे उनके लिए, ठीक है। तो इसमें ना ये वेरीफाई करते हैं, जैसे आपने जब वो बनवाया होगा ना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जैसे आपने वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया होगा ना, तो उस टाइम पे आपको कुछ चीजें उस टाइम पे आपको देनी पड़ी होंगी, इन्फॉर्मेशन भी, और जैसे इनकम की इन्फॉर्मेशन, लैंड की इन्फॉर्मेशन की, आप कितना होल्ड करते हो, और आपका पैन वगैरह, और मतलब जितनी भी उसमें डिटेल्स होती है आपको पता ही होगा जिसने भी बनवाया है, ठीक है। उस टाइम पे जो बनता है, तो आपका पटवारी वगैरह और जो तहसीलदार होते हैं वो सारी चीजें वेरीफाई करते हैं। तो वो आपने लिखा होगा इसमें, तो जैसे जितने आपके फैमिली में मेंबर्स हैं उनके यहाँ पे नाम आ जाएंगे, उनके फिर कैंडिडेट्स के फैमिली मेंबर्स का आपका रिलेशन क्या है वो, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखोगे उनकी, फिर पैन नंबर उनके। पैन नंबर मैंने तो सबके नहीं लिखे थे, मतलब मैंने खुद का लिखा था और पापा का लिखा था, बाकी मुझको नेसेसरी नहीं लगे क्यों, और उसमें से दो के थे भी नहीं, जैसे मेरे भाई का पेन था नहीं तो उसका मैंने लिखा नहीं। तो आपके भी अगर किसी के नहीं है तो आप मत लिखना, अगर है तो आप लिख देना, ठीक है। फिर प्रोफेशन लिख देना क्या कुछ है, अगर आपके भाई बहन पढ़ते हैं तो स्टूडेंट आ जाएगा, अगर वर्किंग है तो जो भी आप जहाँ पे वो जॉब करते हैं वर्किंग में डाल देना। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, ठीक है। फिर एनुअल इनकम पूछेंगे कैंडिडेट एंड हिज फैमिली मेंबर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जैसे मेरा 22-23 पूछा था ना, तो आपका फिर इससे एक फाइनेंशियल ईयर बढ़ा दो आगे, ठीक है। फिर बस यही है इसके अंदर, ये आपकी पर्सनल डिटेल्स है, देखो आपको अच्छे से ज्यादा पता होगी, तो ये आप अपना आराम से खुद भर लेना, देख सकते हो आप। ये भी उसी से रिलेटेड है, ये सारा उसी से रिलेटेड है जो हमने ऊपर डिस्कस करा ना, ईडब्ल्यूएस वाला, आपकी लैंड वगैरह उसके बारे में पूछ रहे हैं वो, ठीक है। ये सारा लास्ट में आता है एक अंडरटेकिंग, लास्ट में अंडरटेकिंग आएगा ईडब्ल्यूएस का एनेक्जर, जैसे ये मेरा था तो ये ईडब्ल्यूएस एनेक्जर आता है, डिक्लेरेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस एनेक्जर आएगा आपका। आके आपने आप डिक्लेयर कर रहे हो कि ये जो ऊपर आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सारी ऑथेंटिक है, कुछ गलत नहीं है उसके अंदर, तो वो सब बस एक वो फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ थिंग होती है, क्योंकि अगर आपने ईडब्ल्यूएस बनवाया और अगर आपका वेरीफाई हो चुका है तो अब तो उसमें क्या ही मतलब गलती होगी, बट फिर भी इनका अपना होता है। तो ये डिक्लेरेशन होता है ईडब्ल्यूएस एनेक्जर का। एंड लास्ट में होता है डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट, लास्ट में आपका यहाँ पे साइन होगा, नाम होगा, रोल नंबर होगा, फिर यहाँ पे प्लेस और डेट जो भी आता है। उसके बाद फाइनल आपका आता है समरी सीट, ये है समरी शीट, जिसमें से आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछता है। ये मेन है, सबसे पहले यही आपका, ये तो उनको पता चल ही जाता है एड्रेस, फिर ये मेन आपके अचीवमेंट्स, आपकी डिग्री कहाँ से आपने करा है वो सब, ये सब उनके लिए मेन रहता है। फिर उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं किससे रिलेटेड, कोई इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन हो गया, कोई आप कहाँ से आते हो उस प्लेस की कुछ स्पेशलिटी पूछ लिया, फिर उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया, तो मतलब ये सब बाकी के सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये जो डेफ होता है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू में, कि आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा, आपने कैसे चीजें लिखी हैं, क्या भरा है, एक एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए आपको, उसका आप जस्टिफिकेशन दे पाए, क्योंकि वो फिर आपसे रिलेटेड चीज है, और अगर आप भी उसी में श्योर नहीं हो ना तो फिर वो हिल जाता है फिर इंसान वहां बैठ के। तो ऐसा ही है कि आपको कुछ नया ना लगे, आप अपने डेफ जो भी आप पढ़ते हो उसको अच्छे से गो थ्रू करना, अच्छे से आपको एक एक चीज पता हो उस डेफ की जो आपसे वो पूछे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे को जो जो रेलिवेंट लगेगा, जैसे जैसे मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं करने का ट्राई करूंगी। उसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी हो, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, ठीक है, सो यू कैन रीच आउट, और आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेरी डाल सकते हैं, ठीक है। और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके अलावा आपका क्या डाउट्स हैं जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, हम वो भी करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।